स्वागत है। आज का टॉपिक है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा। इसका उत्तम उदाहरण है ये है चोल काल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा चोल कला का उत्तम उदाहरण है। नटराज शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? इसमें है बी, यह कारकोट राजवंश 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर कारकोट राजवंश ने शासन किया। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी। हेंग सांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललिता आदित्य मुक्ता पीड़ था। फिर इसमें आएगा, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्ध राज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन बी है, इसमें आएगा डी भीम सेकंड ने। फिर इसमें आएगा गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। गुजरात के चालुक्य शाखा की स्थापना का श्रेय मूल राज प्रथम 941 से 995 ईस्वी को प्रदान किया जाता है। इस वंश के शासक अजय पाल के पुत्र भीम द्वितीय ने उसके राज्य पर मुस्लिमों के आक्रमण को सफलतापूर्वक दबाने के पश्चात ही अभिनव सिद्ध राज की उपाधि धारण की। फिर इसमें धारण की। संगम काल दक्षिण भारत में डॉट काल है। ऑप्शन सी है 3वीं शताब्दी BC से 3वीं शताब्दी AD तक। फिर संगम काल दक्षिण भारत में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मिलन है। यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों का मिलन था। संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आएगा दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न ए बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? ऑप्शन ए दिल्ली दरवाजा को इब्न ए बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा कहा गया है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहेला कहा जाता है 14वीं शताब्दी में भारतीय उप महाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। यह मोरक्को का निवासी था। भारत के मूल निवासी ऑप्शन में आएगा इसका सी द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। इनका संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से है। इस मूल के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा बोलते हैं। मध्यकालीन इतिहास में राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह है 1001। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा गया जिसमें जयपाल की हार हुई और उसे पकड़ लिया गया। परिणाम स्वरूप हार के अपमान के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? इसमें आएगा ऑप्शन सहित। इसमें मोहम्मद गौरी का असली नाम साहबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया। उसने 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। 192 ईस्वी में तराइन द्वितीय युद्ध जहाँ पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और उसके द्वारा मारा गया। फिर महमूद गजनवी ने में अपने आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। ऑप्शन में आएगा 1001 ईस्वी। फिर इसमें महमूद गजनी का शासक था जिसने 1998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17वीं बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य कारण भारत की संपत्ति को लूटना था। इसने 1001 ईस्वी में हिंदुस्तानी राजतंत्र सीमांत प्रदेशों के राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया जिसमें जयपाल की पराजय हुई। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है? ऑप्शन बी है बदायूं दरवाजा। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में बदायूं दरवाजा को इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था जो भारत घूमने आया था। फिर इसमें दिल्ली के सल्तनत वंशों को कला नुकर्मिक कर्म में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन इसका ए है। इसमें सेकंड गुलाम वंश, फिर थर्ड में आएगा खिलजी वंश, फिर इसमें आएगा
तुगलक वंश, फिर है लोधी वंश, लोधी वंश। इसमें है व्याख्या में दिल्ली सल्तनत के वंशों का आरोही क्रम निम्न है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, फिर लेस देन खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, लेस देन तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, फिर लेस देन सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, फिर लेस देन लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। दिल्ली की हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डॉट डॉट द्वारा बनवाई गई। इसका व्याख्या सहित इसमें चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स 13वीं शताब्दी की मीनार है। यह दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसमें आएगा व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। ऑप्शन इसका नहीं दिया है। इसका आएगा व्याख्या में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। दिल्ली सल्तनत इस्लाम को मानने वाले संतों, विद्वानों, साहित्यकारों और शासकों की शरण स्थली बनी। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों का शासन रहा। गुलाम अथवा ममलूक वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश है 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। फिर इसमें आएगा खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था। इसमें आएगा ए तुगलक वंश 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे। फिर है वंश शासनकाल। गुलाम वंश आएगा 1206 से 1290 ईस्वी, फिर खिलजी वंश आएगा 1290 से 1320, तुगलक वंश में आएगा 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश ये 1414 से 1551 ईस्वी, फिर लोधी वंश आएगा 1451 से 1526 ईस्वी। फिर है बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पराजित करने के साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हो गया। इब्राहिम लोधी संभवतः युद्ध में मारे जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक था। इसमें आएगा दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की है। इसकी एक व्याख्या सहित में आएगा दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1326 से 1351 ईस्वी ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खां था तथा उसने उलग खां की उपाधि धारण की। इसी के शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था तथा मेहर-व-रे-हला नामक पुस्तक की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अमीर-ए-कोही दीवान-ए-अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। फिर आएगा 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार गई शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद थी। ऑप्शन बी आएगा। दिल्ली के सुल्तान 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दिल्ली के सुल्तान कुतुब ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा एवं उसके साथ जुड़ा किबला जीवान है। इसमें आएगा अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। ऑप्शन है इसमें आएगा सी अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली के जनक तथा प्रसिद्ध शायर, गायक एवं साहित्यकार अमीर खुसरो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार के महान कवि थे। इन्होंने अलाउद्दीन सहित 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। फिर इसमें आएगा भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी। इसमें आएगा डी में आएगा रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी और उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसमें आएगा भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। इसका आएगा व्याख्या सहित कहाँ स्थित है। इसमें आएगा बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद
आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1656 में वास्तुकार दाबोल के याकूत द्वारा किया गया था। निजाम उल मुल्क आसफ जहां राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन इसमें आएगा हैदराबाद। फिर इसमें आएगा निजाम उल हक वो निजाम उल मुल्क आस फजा ने हैदराबाद राज्य 1724 ईस्वी तथा आसफ फजाई वंश की स्थापना की। वह मुगल सम्राट के अधीन दक्कन का व्यवसाय था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकिलीज खा निजामु मुल्क को दक्कन के 6 सूत्रों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? इसमें आएगा बी में आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने ईश्वर के साथ एक आत्मकता पर जोर दिया। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय इस्लामिक संप्रदाय है। इसमें आएगा औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? इसका आएगा ए 1707 में। औरंगजेब छठवां और व्यापक रूप से अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट माना जाता था। 88 वर्ष की आयु में 1707 में ईस्वी को अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी इच्छा के अनुसार उसे उसके आध्यात्मिक गुरु फकीर बुरहानुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। उसकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद गांव में है। किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका आएगा ए 1526। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी? इसका आएगा व्याख्या सहित में आएगा जहांगीर सलीम अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। वर्ष 1605 में सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करने पर मुगल गद्दी पर सत्तासीन हुआ। जहांगीर को न्याय की जंजीर के कारण स्मरण किया जाता है। राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी। इसका आएगा डी 1615 ईस्वी। फिर इसमें आएगा 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अमर सिंह का शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक था। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकर्ण ने प्रस्तुत किया। इसमें आएगा पहले मुगल शासक कौन थे? इसमें आएगा सी बाबर। इसमें आएगा बाबर भारत को आने वाला पहला मुगल सम्राट था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया तथा मुगल वंश की स्थापना की गई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर इसमें आएगा मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था? अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर इसमें आएगा इसका है बैरम खान। इसकी व्याख्या में आएगा बैरम खान एक सैन्य कमांडर था। उसने उन मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र अकबर को संरक्षण 1556 में बैरम खान एक सैन्य कमांडर था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र अकबर को संरक्षण 1556 से 1560 ईस्वी में प्रदान किया था। अकबर 14 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। बैरम खान ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में सहायता की थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? ऑप्शन सी में आएगा वर्षा आधारित कृषि। इसमें आएगा मुगल काल में जमीन की बहुयत्ता, मजदूरों
की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 14 इंच या उससे अधिक उससे ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ चावल की खेती होती थी। कम बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूँ, ज्वार, बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी।